हेलो दोस्तों, सूरज जीएस पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम घटना चक्र आर्थिकी 2021-22 पर वीडियो बना रहे थे। इससे पहले हम 3 वीडियो बना चुके हैं, ठीक है। अगर हमारी पहली वीडियो देखनी है तो आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको पहली वीडियो मिल जाए। दोस्तों, आज हम 4th वीडियो बनाने वाले हैं और इस वीडियो की स्पीड हम थोड़ी तेज़ रखेंगे क्योंकि दोस्तों सिलेबस इसका बहुत ज़्यादा है और उसे कवर करने के लिए जल्दी जल्दी से कवर करने के लिए थोड़ी स्पीड बढ़ाकर रखनी पड़ेगी। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसमें जो बताया गया है कि 2020 और 21 हेतु राष्ट्रीय आय के द्वितीय अग्रिम अनुमानों में आधार कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय जो है वो 85,929 अनुमानित की गई है, ठीक है। और वर्तमान कीमतों पर अगर बात करें तो वो है 1,27,768 रुपये, ठीक है। तो ध्यान रखना है, जो आधार कीमतों पर जो है 85,929 है और वर्तमान कीमत पर 1,27,768 रुपये है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग द्वारा जो जारी अधिसूचना में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की किस धारा में संशोधन किया गया है? तो ये किया गया है धारा 67 में, धारा 67 में। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, जो डायरेक्ट होम है DTH में जो है वो 100% की प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की मंजूरी दी गई है। तो DTH में जो है 100% FDI हो सकता है, ठीक है। इससे पहले ये 74% था। नेक्स्ट बात करते हैं, जो दोस्तों हमारे प्रधानमंत्री हैं, इनकी अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की एक बैठक हुई थी। उसमें आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को मंजूरी दी थी। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। और इसे जो मंजूरी दी गई थी वो 9 दिसंबर 2020 को दी गई, ठीक है। और दोस्तों, ये जो है योजना 2023 तक चलेगी, 2020 से 2023 तक, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, हमारे 15वें वित्त आयोग का गठन किया गया था। वित्त आयोग का जो गठन किया जाता है संविधान के आर्टिकल 280 के तहत। इसमें जो है जो केंद्रीय प्राप्ति होती है उसमें राज्यों को कितना भाग जाएगा, ये जो है इसमें अनुशंसा की जाती है, ठीक है। ये अनुशंसा जो है केंद्र के लिए बाध्य नहीं होती है, ये बात ध्यान रखना है। तो आइए दोस्तों, इसने क्या क्या अनुशंसा की है और कौन कौन सी रिपोर्ट जारी की है, इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, इन्होंने जो है पहली रिपोर्ट, जो 15वें वित्त आयोग की पहली रिपोर्ट जो लोकसभा में प्रस्तुत की गई है वो 1 फरवरी 2021 को प्रस्तुत की गई है। और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वो हैं NK सिंह, ठीक है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह है। और इसका गठन जो किया गया था वो 27 नवंबर 2017 को किया गया था, ठीक है। तो दोस्तों, इन्होंने जो है अभी तक 2 रिपोर्ट जो है जारी की है। तो पहली रिपोर्ट 2020 और 21 के लिए है और दूसरी जो है 2021 से 26 की अवधि के लिए है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, तो हमें पता है कि जो वित्त आयोग होता है वो जो केंद्रीय प्राप्ति होती है उसमें राज्यों का बंटवारा कितना होना है कितना नहीं होना है, इस बात की अनुशंसा करता है। तो दोस्तों, जो पहली जो केंद्रीय करों की जो है निविल प्राप्तियाँ थी उसमें जो 42% जो है भाग राज्यों को दिया जाता था, मगर अब इसने जो है अनुशंसा कर दी है कि 41% जो है केंद्रीय जो राजस्व प्राप्ति हुई है उसमें 41% जो भाग जो है वो राज्यों को दिया जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें जो है केंद्रीय वित्त आयोग ने अनुशंसा कितनी की है? 41% की, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, पहले जो 42% था इसमें से जो 1% है वो जम्मू कश्मीर के लिए इन्होंने फिक्स कर दिया, इसलिए जो है केंद्रीय करों में से राज्य की भागीदारी जो 41% इन्होंने निर्धारित की है या अनुशंसा की है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, 15वें वित्त आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का शीर्षक क्या था? तो ये भी इम्पोर्टेंट है। इसका जो रिपोर्ट का शीर्षक था कोविड के दौरान वित्त आयोग, कोविड के दौरान वित्त आयोग, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, और 15वें जो वित्त आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में राज्यों और संघ के मध्य संतुलन दर्शाने के लिए मुख्य पृष्ठ पर उपयोग किया गया है तराजू का, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, जो आपका वित्त आयोग ने जो है अपनी रिपोर्ट दी है तो उसके जो पृष्ठ पर जो है इन्होंने मुख्य पृष्ठ पर तराजू का आइकन बनाया है, ठीक है। तराजू का आइकन इसलिए ये चीज़ दर्शाता है कि जो राज्यों और संघ के मध्य जो संतुलन है वो कैसा है, ठीक है। तो ये तराजू का जो है इन्होंने मुख्य चिन्ह, जो मुख्य पृष्ठ है तराजू के आइकन से जो है नामांकित किया है। नेक्स्ट बात करते हैं, 15वें वित्त आयोग ने वर्ष 2021-26 हेतु केंद्रीय करों में से राज्यों के हिस्से के लिए
प्रतिशत की संस्तुति की है, जो हमने अभी पढ़ा है, जबकि 14वें वित्त आयोग ने जो 42% की संस्तुति दी थी। ठीक है, 14वें वित्त आयोग की तुलना में 15वें वित्त आयोग द्वारा 1% का समायोजन किया गया है, तो वो किया गया है जम्मू और लद्दाख के लिए। ठीक है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए अभी हमने बताया है। नेक्स्ट बात करते हैं 15वें वित्त आयोग द्वारा आय का अंतर मानदंड हेतु राज्य की आय की गणना की गई है। तो 2016-17 से 2018-19 के मध्य जो है 3 वर्षों के दौरान राज्यों के प्रति व्यक्ति जीएसडी के आधार पर। ठीक है, 2016-17 से 2018-19 के मध्य 3 वर्षों के दौरान जो है जो राज्य की प्रति व्यक्ति जीएसडीपी होती है, उसी के आधार पर जो राज्य के आय में अंतर की मानदंड को निर्धारित किया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है दोस्तों, क्योंकि हर एक राज्य को जो है आवंटन जो होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, तो उसका आधार जो है इन्होंने ये बनाया है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों 15वें वित्त आयोग द्वारा जनसांख्यिकी मानदंड हेतु प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों इसमें जो है जब केंद्रीय जो प्राप्तियां होती है उसमें जो राज्यों को जो प्राप्त होती है उसमें एक मापदंड जो है जनसंख्या भी ली जाती है। मतलब जनसंख्या के आधार पर भी जो है केंद्रीय प्राप्ति जो होती है उसकी जो है प्राप्ति या उसकी जो भाग जो राज्य को दिया जाता है उसमें एक जनसंख्या को जो है मापदंड भी बनाया जाता है। ठीक है, तो उसका मापदंड जो है 2011 की जनसंख्या के आंकड़ों के अनुसार बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, अभी नेक्स्ट है 15वें वित्त आयोग के अनुसार वर्ष 2021-26 के हेतु राजस्व घाटा अनुदान एवं स्थानीय सरकारों के अनुदान कितने हैं। तो दोस्तों ये जो है ये एक्चुअल फिगर्स हैं, इन्हें इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इन्हें ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 15वें वित्त आयोग ने वर्ष 2021-26 हेतु शहरी एवं ग्रामीण स्थानीय निकाय हेतु जो है अनुदान कितना किया है। तो ध्यान रखना है शहरी के लिए जो है ये है 1,21,055 करोड़ रुपए और ग्रामीण के लिए 2,36,805 करोड़ रुपए है। नेक्स्ट बात करते हैं 15वें वित्त आयोग के अनुसार वर्ष 2020-21 हेतु स्थानीय निकायों के लिए 90,000 करोड़ रुपए अनुमानित या अनुदानित है, जिसमें से ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय निकायों हेतु आवंटित राशि है। तो जो ग्रामीण के लिए 67.5% है और जो शहरी निकाय है उनके लिए 32.5% है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं 15वें वित्त आयोग की संस्तुति के आधार पर वर्ष 2021-26 के लिए केंद्र द्वारा हस्तांतरित करों या मतलब जो केंद्र जो हस्तांतरित करता है विभाज्य पूल में से अधिकतम हिस्सेदारी वाले 3 राज्य हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दोस्तों हमने अभी बात करी है कि जनसंख्या के आधार पर भी जो है केंद्रीय पूल से जो है राज्यों को जो अनुदान दिए जाते हैं उसका एक भाग है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों जो केंद्रीय पूल से सबसे ज़्यादा किस राज्य को मिलता है। तो मिलता है उत्तर प्रदेश को और दूसरे नंबर पर बिहार को। ठीक है, ये ध्यान हमें रखना है, ये इंपॉर्टेंट। अब तो 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर जो केंद्र के द्वारा जो हस्तांतरित कर है वो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश को दिए जाते हैं और उसके बाद बिहार को दिए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं 15वें वित्त आयोग द्वारा वर्ष 2020-21 हेतु उत्तर प्रदेश के ग्रामीण स्थानीय निकाय हेतु 9,752 करोड़ रुपये आवंटित किया गया है, जो देश भर के ग्रामीण स्थानीय निकायों हेतु कुल अनुदानित राशि 60,650 करोड़ रुपए का है। तो यह है 16.05%। ठीक है, तो स्थानीय ग्रामीण निकायों के लिए जो है जो कुल आवंटित है ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए वो 16.50% है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों 15वें वित्त आयोग द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए उत्तर प्रदेश शहरी स्थानीय निकाय हेतु आवंटित राशि कितनी है। तो 4,695 करोड़ रुपए है। नेक्स्ट बात करते हैं 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के तहत राज्यों को अंतरित हिस्से में सर्वाधिक उत्तर प्रदेश के लिए निर्धारित किया गया है, दूसरे नंबर पर बिहार है और सबसे पहले जो है सबसे ज़्यादा जो उत्तर प्रदेश को आंतरित किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 28 जून 2021 को, ये इंपॉर्टेंट है, एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट पोर्टल लॉन्च किया गया है। ये किया गया है न्याय विभाग विधि एवं न्याय मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, 28 जून 2021 को एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट पोर्टल। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं भारत का पहला हरित म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करा है वो गाजियाबाद नगर निगम में, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखना है। तो ये गाजियाबाद ने जो है जारी किया है।
शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक जो है अभी इसका प्रचालन प्रारंभ हुआ है। ये जो है परिचालन जो है प्रारंभ हुआ है, ये अप्रैल 2021 को हुआ है। ठीक है, और ये कौन से ज़िले में है? तो ये सहारनपुर है, यूपी के सहारनपुर में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। तो इसका नाम जो है शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक है। ठीक है, ये प्रथम सहकारी बैंक है। ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बैंकों की सूची में शामिल है। ठीक है, तो दोस्तों डोमेस्टिकली इम्पोर्टेंट बैंक जो है वो SBI है, ICICI बैंक और HDFC बैंक है। ठीक है, तो DSIBS किसे कहते हैं? तो दोस्तों ये वे बैंक होते हैं जो भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ठीक है, इसके एक भी फेल होने इन बैंकों के एक भी कोई सा भी एक फेल हो जाता है तो उससे भारतीय जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो ठप हो जाती हैं। तो ये जो है 3 बैंकों जो है डोमेस्टिकली इम्पोर्टेंट बैंक घोषित किए गए हैं, SBI, ICICI बैंक और HDFC बैंक। तो ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। जनवरी 2021 में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा अधिसूचित योजना है। तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा फेसलेस पेनल्टी स्कीम 2021 लॉन्च की गई है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है ये भी। फेसलेस पेनल्टी स्कीम 2021 केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा ये जारी की गई है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। 25 मई 2021 को जारी प्रमुख कृषि फसलों के तृतीय अग्रिम अनुमान 2020-21 के अनुसार वर्ष 2020-21 के दौरान देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन टन अनुमानित है। तो है कितना? 305.44 मिलियन टन। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। तो 2020-21 के लिए जो है कुल खाद्यान्न जो उत्पादन का जो अनुमान किया गया है वो 305.44 मिलियन टन किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं। तृतीय अग्रिम अनुमान 2020-21 के अनुसार वर्ष 2020-21 के दौरान चावल का कुल उत्पादन जो है अनुमानित किया गया है, ये किया गया है 121.46 मिलियन टन। ठीक है, तो दोस्तों इसके जो है थोड़े फिगर्स हैं वो नीचे भी आएंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कराएंगे। ठीक है, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके पास मिलती रहे। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। तृतीय अग्रिम अनुमान 2020-21 के अनुसार वर्ष 2020-21 में गन्ने का उत्पादन अनुमानित किया गया है वो 392.8 मिलियन टन अनुमानित किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं। वर्ष 2020-21 सत्र के लिए आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा मिलिंग कोपरा का न्यूनतम समर्थन मूल्य इम्पोर्टेंट है। मिलिंग कोपरा का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है वो 10,335 प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं। 8 मार्च 2021 को जारी बागवानी फसलों के प्रथम अग्रिम अनुमान 2020-21 के अनुसार देश में बागवानी फसलों का कुल उत्पादन जो अनुमानित किया गया है वो 326.58 मिलियन टन निर्धारित किया गया है। 326.58 मिलियन टन। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। 8 मार्च 2021 को जारी बागवानी फसलों के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020-21 में देश में फलों का कुल उत्पादन कितना अनुमानित किया गया है? तो ये किया गया है 103.23 मिलियन टन। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं। 29 जून 2021 को एशिया के सबसे लंबे तथा विश्व के 5वें सबसे लंबे ऑटोमोबाइल हाई स्पीड ट्रैक NATRAX का उद्घाटन किया गया है। ये कहाँ पर है? तो ये इंदौर में है और इसकी लंबाई जो है वो 11.3 किलोमीटर है। 11.3 किलोमीटर। ठीक है, इंदौर में है और इसकी लंबाई 11.3 किलोमीटर। नेक्स्ट बात करते हैं। देश के सकल घरेलू उत्पाद में MSME, ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों। जो देश का कुल GDP है उसमें जो है MSME का जो है 30% योगदान रहता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों देश के जो कुल सकल घरेलू उत्पाद में कुल GDP में MSME यानी कि सूक्ष्म और लघु मध्यम उद्योग का योगदान जो है वो 30% है और यह रोजगार जो प्रदान करता है 11 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। भारत की विदेश नीति आई है नई, जो है वो 5 वर्षों के लिए आई है। ठीक है, तो दोस्तों इससे पहले जो हमारी विदेश नीति थी, विदेश व्यापार नीति, वो जो थी वो 2020 से 2025 के लिए थी। ठीक है, और ये जो नई विदेश व्यापार नीति लागू की गई है ये की गई है 1 अप्रैल 2021 को। ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो दोस्तों हमारी जो पुरानी विदेश व्यापार नीति थी अभी बताई हमने 2015 से 2020 तक थी और कोविड-19 की वजह से इसका जो है 1 साल बढ़ा दिया गया था। ठीक है,
तो ये जो है 2021 तक जो है चली है हमारी विदेश व्यापार नीति जो पुरानी, तो नई जो चलेगी वो 2021 से 26 तक चलेगी। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, केंद्र सरकार ने वस्त्र मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन इस निगम को बंद करने की मंजूरी दी गई है। तो दोस्तों भारतीय हस्तशिल्प और हथकरघा निर्यात निगम लिमिटेड को जो है बंद करने की मंजूरी दे दी गई है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ध्यान रखना, भारतीय हस्तशिल्प और हथकरघा निर्यात निगम लिमिटेड को जो है बंद करने की मंजूरी दे दी गई है। भारतीय हस्तशिल्प और हथकरघा निर्यात निगम लिमिटेड इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, 21-22 जनवरी 2021 के मध्य मैस्करेड 2021 के 7वें संस्करण का जो है आयोजन किया गया है। तो ये किसने किया है? ये फिक्की कास्केड ने किया है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, तो मैस्करेड जो है ये इसका पूर्ण नाम है, पूर्ण नाम जो है या पूर्ण रूप जो है मूवमेंट अगेंस्ट स्मगल्ड एंड काउंटरफीट ट्रेड है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, 21 जनवरी 2021 को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज संवेदी सूचकांक ने जो है पहली बार 50,000 के स्तर को पार कर लिया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने जो है 50,000 के स्तर को पार कर लिया है पहली बार। नेक्स्ट बात करते हैं, जनवरी 2021 में ऑनलाइन भुगतान धोखाधड़ी से एयरटेल के ग्राहकों को बचाने के लिए एयरटेल सेफ पे लॉन्च किया गया है एयरटेल पेमेंट बैंक द्वारा। तो दोस्तों हमें देखा है कि साइबर धोखाधड़ी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए हर कंपनी जो है साइबर सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए अलग अलग स्कीम लेकर आती है। तो एयरटेल पेमेंट बैंक द्वारा जो एयरटेल सेफ पे जो है ये इन्होंने योजना लॉन्च की है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, 25 जनवरी 2021 को बाजार पूंजीकरण के आधार पर रिलायंस इंडस्ट्रीज को पिछाड़ते हुए देश की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बन गई है? तो वो बन गई है TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। ठीक है, TCS जो है रिलायंस को पिछाड़कर जो है भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। नेक्स्ट बात करते हैं, वैश्विक आर्थिक संभावनाएं रिपोर्ट जून 2021 के अनुसार वर्ष 2019 में सर्वाधिक तेज आर्थिक वृद्धि कर जो है वो बांग्लादेश की रही है। ठीक है, इसकी वृद्धि दर जो है 8.2% रही है। तो ध्यान रखना है, 2019 में जो है सबसे ज़्यादा अगर विश्व में देखा जाए आर्थिक वृद्धि दर जो रही है वो बांग्लादेश की रही है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, उपयुक्त रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2000, ये जो अभी आर्थिक वृद्धि दर की बात हुई है, 2019 में जो है वैश्विक विकास दर कितनी थी? 2.5% थी 2019 में, जबकि वर्ष 2020, 21 और 22 के लिए जो पूर्वानुमान किया गया है तो 2020 के लिए किया गया है 3.5%। ठीक है, 2020 के लिए 3.5% है और 21 के लिए 5.6% है और 22 के लिए जो है 4.3% अनुमानित किया गया है विकास दर, वैश्विक विकास दर को। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट जो जारी की गई है। ठीक है, तो ये किसके द्वारा जारी की गई है? ये की गई है संयुक्त राष्ट्र एवं सामाजिक मामले विभाग के द्वारा। ठीक है, तो ध्यान रखना, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट जो है ये संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक विभाग द्वारा जो है जारी की गई है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, थोड़ा दोस्तों जल्दी में है तो इसलिए थोड़ा वो हो सकता है, मगर दोस्तों टॉपिक भी कवर कराने इसलिए थोड़ी स्पीड होनी भी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019-20 में वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितनी है? तो 2.5% है। ठीक है, और 2020 में जो है 3.6% है। ठीक है, और 2021 में वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर अनुमानित की गई है वो 5.4% की गई है। ध्यान रखना है, 2020 में जो है 3.6 है और 2019 में जो है 2.5 है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये जो रिपोर्ट आई है इसके अनुसार 2021 और 22 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर अनुमानित की गई है वो 7.5% जो है अनुमानित की गई है 2021 के लिए, और 2022 के लिए अनुमानित की गई है 10.1। ठीक है, तो ध्यान रखना, 2021 के लिए 7.5% और 2022 के लिए जो है 10.1% जो है अनुमानित की गई है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार भारत की विकास दर वर्ष 2021 और 2022 में कितनी? तो दोस्तों IMF के अनुसार जो है 2021 में विकास दर भारत की रहने वाली है 12.5%,
और 2022 में जो है वो 6.9% होने वाली है IMF के अनुसार, ठीक है। और जो दोस्तों इसके अनुसार जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट के अनुसार जो है भारत की विकास दर 2021 में जो है 7.5% और 2022 में 10.1% निर्धारित की है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2021 के अनुसार भारत की विकास दर 2020 में कितनी अनुमानित की गई है, तो वो की गई -8%, ठीक है। ये किसके द्वारा की गई है, और WEF के द्वारा की गई है। नेक्स्ट बात करते हैं टेरी तथा सेल द्वारा जारी रिपोर्ट इंडिया ट्रांसफॉर्मिंग टू अ नेट जीरो एमिशन एनर्जी सिस्टम के अनुसार भारत ऊर्जा प्रणाली में शुद्ध शून्य उत्सर्जन को प्राप्त कर लेगा। कब प्राप्त कर लेगा, वो कर लेगा 2050 तक, ठीक है। मतलब 2050 तक भारत जो कार्बन न्यूट्रल बन जाएगा टेरी और सेल द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार। नेक्स्ट बात करते हैं एशिया मनी वेस्ट बैंक अवार्ड्स 2021 में इंडियाज़ बेस्ट बैंक फॉर SMEs चुना गया है, तो वो चुना गया है HDFC के लिए, ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों एशिया मनी वेस्ट बैंक के रूप में जो है कोटक महिंद्रा बैंक को जो है भारत का सर्वश्रेष्ठ घरेलू बैंक जो है चुना गया है। नेक्स्ट बात करते हैं ध्यान रखना दोस्तों एशिया मनी वेस्ट बैंक अवार्ड्स SME के लिए HDFC है और एशिया मिनी वेस्ट बैंक के लिए कोटक महिंद्रा बैंक है। नेक्स्ट बात करते हैं एशिया मनी वेस्ट बैंक अवार्ड 2021 के अनुसार भारत का सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय बैंक कौन सा है, तो वो DBS है, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। तो घरेलू बैंक जो है कोटक महिंद्रा बैंक है और SME के लिए HDFC बैंक है और अंतर्राष्ट्रीय बैंक के हिसाब से देखा जाए तो वो DBS है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 21 जून 2021 को अंकटॉड द्वारा जारी विश्व निवेश रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर्प्रवाह वर्ष 2019 के 51 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में जो है 27% की वृद्धि के साथ 2020 में जो है 64 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है, ठीक है। तो भारत का जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है वो 2019 की तुलना में 2020 में 64 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं विश्व निवेश रिपोर्ट 2021 के अनुसार वर्ष 2020 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर्प्रवाह के संदर्भ में 3 देश कौन कौन से हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो सबसे ज़्यादा जो FDI आता है वो USA में आता है, फिर चीन में आता है और फिर हांगकांग में आता है, ठीक है। और भारत जो है इसमें 5वें स्थान पर है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। USA टॉप पर है, चीन दूसरे नंबर पर, हांगकांग थर्ड नंबर पर, भारत जो है 5वें नंबर पर। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों विश्व निवेश रिपोर्ट 2021 के अनुसार वैश्विक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह वर्ष 2019 से 1.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में 35% गिरावट के साथ कितना रह गया है, तो ये रह गया है 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों विश्व निवेश रिपोर्ट 2021 के अनुसार FDI बहिर्वाही मतलब FDI का जो आउटफ्लो होता है के संदर्भ में 2020 में शीर्ष देश जो चीन है, मतलब चीन से जो है सबसे ज़्यादा FDI आउटफ्लो होता है, ठीक है। और भारत जो है इसमें 18वें स्थान पर है। नेक्स्ट बात करते हैं 31 मार्च 2021 को जारी आंकड़ों के अनुसार दिसंबर अंत 2020 में भारत का विदेशी ऋण जो है 563.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा है, जो सितंबर अंत 2020 तक की तुलना में जो है 6.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर अधिक है, ठीक है, ध्यान रखना है। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा ये पूछा जाएगा कि GDP और बाह्य ऋण का अनुपात दिसंबर अंत 2020 में घटकर जो है वो 21.4% रह गया, जबकि सितंबर अंत 2020 में जो है ये 21.6% था, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों तो भारत की जो बाह्य ऋण का जो सबसे बड़ा घटक है वो क्या है, वो है वाणिज्यिक उधार, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। तो भारत का जो सबसे ज़्यादा जो ऋण लिया जाता है वो वाणिज्यिक उधार के तौर पर लिया जाता है, वो 30 कुल ऋण का जो है 36.9% होता है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों अगर हाँ इसके बाद जो है वाणिज्यिक उधारी के बाद जो है अनिवासी द्वारा जो जमाएँ होती हैं वो भारत जो एक्सटर्नल जो बोरिंग होती है भारत की उसमें सेकंड नंबर पर है और थर्ड नंबर पर अल्पाधिक व्यापारिक ऋण जो होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है जो टॉप में जो है हमारे ऋण में जो है वो वाणिज्यिक उधारी है, सेकंड नंबर पर जो है भारतीय निवासी द्वारा जो जमाएँ की जाती हैं वो है, और थर्ड नंबर पर अल्पाधिक
व्यापारिक ऋण है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं विदेशी ऋण आंकड़ों के अनुसार भारत के बाह्य ऋण में सर्वाधिक जो है ऋण अमेरिकी डॉलर का है। ठीक है, जो भारत जो है एक्सटर्नल बोरिंग करता है, वाणिज्यिक जो बाहरी वाणिज्यिक उधारी करता है, उसमें जो है अमेरिकी डॉलर जो है वो सबसे ज़्यादा उसका भाग है। ठीक है, उसके बाद जो है भारतीय रुपये है और थर्ड नंबर पर येन है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इंटरनेशनल रीन्यूएबल एनर्जी एजेंसी द्वारा जारी रिपोर्ट। ठीक है, जो है 16 मार्च 2021 को जो है ये किसने जारी की है, तो ये की है, हाँ यहाँ पर ये बताया गया जो अरीना है, ठीक है, जो इंटरनेशनल रीन्यूएबल एनर्जी है, इसने एक रिपोर्ट जारी की है, वो की है वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक रिपोर्ट। तो ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक रिपोर्ट किसने जारी किया है, तो वो की गई है अरेना द्वारा। ठीक है, इंटरनेशनल रीन्यूएबल एनर्जी एजेंसी के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों जो टॉप जो फैक्ट थे वो हमने बात कर ली है। ठीक है, अब बात आती है दोस्तों कुछ खाद्यान्न उत्पादन में जो है हमने एमएसपी की बात करनी है। ठीक है, तो दोस्तों एमएसपी की अगर बात हम करें, क्योंकि हमने जो है पहले ही वीडियो बना दी गई है कि कृषिगत उत्पादन जो है किस राज्य का जो है कौन सी फसल में टॉप पर है। ठीक है, अब हम जो है दोस्तों एमएसपी की बात करते हैं। एमएसपी से पहले दोस्तों एक और है राष्ट्रीय आय अनुमान, उस पर और वीडियो बना देते हैं, फिर हम एमएसपी की बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए जो है ये दोस्तों ये योजनाएं हैं, ये राष्ट्रीय आय के अंतिम अनुमान 2020 और 21। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है राष्ट्रीय आय का वीडियो आपको जो है यूट्यूब पर मुश्किल से ही मिलेगा। ठीक है, जो भी होगा इसे स्किप कर देगा। ठीक है, तो हम जो है इस पर जो है इसके इम्पोर्टेंट जो फैक्ट हैं उस पर बात कर लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस समय जो है पहली बात तो यही है कि इसमें जो है स्थिर कीमत होती है वो होती है 2011 और 12, और चालू कीमत की बात करते हैं तो वो मानी जाती है 2020 और 21 पर। ठीक है, 2021 पर, और स्थिर कीमत जो होती है 2011 और 12 पर होती है। तो जब मैं कभी स्थिर कीमत या चालू कीमत की बात करूँगा तो यह बात आपको समझनी होगी। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों इसमें जो है हमारी जीडीपी की कितनी जो है रही है 2021 में, 2020-21 में थी। ठीक है, तो जीडीपी की बात करें तो दोस्तों हमारी जो टोटल जीडीपी है वो है 135.13 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, और दोस्तों इसमें जो अगर हम देखा जाए तो वर्ष 2020-21 में जीडीपी वृद्धि दर जो है -7.3% रहने का अनुमान है। ठीक है, तो हमारी जो जीडीपी है वो 135.13 लाख करोड़ रुपए है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों बुनियादी कीमतों पर सकल मूल्यवर्धन। ठीक है, जीवीए की यहाँ पर बात हो रही है, ग्रॉस वैल्यू एडिशन। ठीक है दोस्तों, तो ग्रॉस वैल्यू एडिशन के आधार पर जो है 2019 और 20 में जो है हमारी जो जीवीए है वो कितना है, वो है 132.71 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, और जो ये घटकर कितना हो गया है, ये हो गया है 124.53 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, तो इसमें जो है गिरावट आई है वो 6.2 की आई है। ठीक है दोस्तों, तो वैसे तो दोस्तों इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, मगर जब हमें पूरी आर्थिकी जो है कवर करानी है तो ये भी वीडियो हम बना देते हैं ताकि कुछ छूटे नहीं। ठीक है, तो इसमें जो है ज़्यादा ध्यान रखना है। यहाँ पर हम मेन फैक्ट की बात करें तो भारत की कुल जीडीपी जो है वो अनुमानित है 135.13 लाख करोड़ रुपए, और जीवीए के आधार पर जो है ये है 124.53 लाख करोड़ रुपए। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों, इसका हम एक जो अभी टेबल आएगी उस पर जो है और अच्छे से बात करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों जिन सेक्टर जो है जीवीए में जो हमारे सेक्टर शामिल किए जाते हैं, चाहे वो आपका कृषि क्षेत्र हो या निर्माण क्षेत्र हो। ठीक है, तो उसमें ये बताया गया है कि वृद्धि हुई है कि गिरावट हुई है। ठीक है, अभी दोस्तों टेबल आएगी वो अच्छे से और समझ में आ जाएगा, तो ध्यान रखना है। इसमें अगर बात करें कृषि क्षेत्र में जो है वो 3.5% की वृद्धि हुई है। ठीक है, कृषि के क्षेत्र में, और निर्माण के क्षेत्र की बात करें तो दोस्तों निर्माण में जो है वो 1.9%, निर्माण क्षेत्र में दोस्तों यहाँ पर जो है यह 8.6% है। ठीक है,
और सेवाओं के मामले में 1.9 है। ये वैसी सेवाएं, औद्योगिक सेवाएं और वित्तीय सेवाओं के मामले में जो है 1.5 की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें जो है लगभग इसमें ऋणात्मक वृद्धि दर जो दर्ज की गई है विनिर्माण में, और वित्तीय सेवाओं में जो ऋणात्मक वृद्धि दर जो है दर्ज की गई है। मगर कृषि जो है उसमें जो है पॉजिटिव वृद्धि दर जो दर्ज की गई है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें ये पूछा जा सकता है कि वर्ष 2020 और 21 में जो है किन क्षेत्रों में पॉजिटिव वृद्धि दर रही है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखना। और टेबल नीचे आएगी, वो हम उसमें जो और अच्छे से क्लियर कर देंगे। नेक्स्ट बात करते हैं प्रति व्यक्ति अगर आय की बात करें तो 2020-21 के दौरान सही अर्थों में 2011 और 12 की कीमतों के आधार पर जो है प्रति व्यक्ति आय कितनी हो गई है, वो घटकर हो गई 86,659 रुपये। ठीक है, इसका अनुमान है। जबकि जो है 2019 और 20 के फर्स्ट उसमें जो है वो 94,566 रुपये थी। ठीक है, तो 19 और 20 में जो 94,566 थी, अब कितनी जो है अनुमानित है, वो 86,659 है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है, 86,659। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों वर्तमान कीमतों पर अनुमान किया है सकल जो है घरेलू उत्पाद के आधार पर। तो ठीक है, इसमें दोस्तों बताया गया है कि वर्ष 2020-21 में वर्तमान कीमतों पर जीडीपी के घटकर जो है 197.4 लाख करोड़ रुपए हो जाने का अनुमान है। ठीक है, अगर स्थिर कीमतों पर हम बात करते हैं, वो हमने पहले बताया था 135 लाख करोड़ है। अगर चालू कीमतों की अगर हम बात करें तो वो 197.46 लाख करोड़ रुपए है। ठीक है, राष्ट्रीय आय की बात करते हैं दोस्तों चालू कीमतों पर। ठीक है, तो सकल राष्ट्रीय आय जो है 195.61 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसे जो है स्किप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, तो हमें जो इसमें किसका ध्यान रखना है, इसमें हमें ध्यान रखना है कि स्थिर कीमतों पर जो है जीडीपी कितनी है, वो 135.13 लाख करोड़ रुपए है। ठीक है, और जीवीए जो है वो कितना है, वो 124.53 लाख करोड़ रुपए है। ठीक है, और जो जिन क्षेत्रों में वृद्धि दर्ज की गई है वो कृषि है। ठीक है, और कृषि के अलावा जो है एक वाणिज्यिक जो सेवाएं होती है उसमें जो है वृद्धि दर शामिल की गई है। बाकी निर्माण में जो निगेटिव है, और जो फाइनेंशियल सर्विस होती है उनमें भी जो है निगेटिव है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं प्रति व्यक्ति आय जो है कि वो कितनी हो गई, वो 86,695 करोड़ हो गई है, वो 86,659 रुपये हो गई है। ठीक है, ये था। तो दोस्तों ये जो है टेबल है, यहाँ से आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें दोस्तों देखते हैं, तो जो हमारी जीडीपी है वो कितनी है, 135.13 लाख करोड़। ठीक है, ये हमारी जो है जीडीपी है। और जीवीए जो है 124.53 लाख करोड़ है। ठीक है, अगर हम इसमें देखते हैं तो इनमें जो है सब में ऋणात्मक वृद्धि दर जो है दर्ज की गई है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों चालू कीमतों पर ध्यान रखना है, वो 197 है, और इनमें भी जो है सभी में लगभग ऋणात्मक वृद्धि दर जो है दर्ज की गई है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, जो इम्पोर्टेंट है ये है कि कृषि में अगर हम बात करें तो वो 3.6 जो है वृद्धि दर दर्ज की गई है, अभी हमने बात करी है, तो ये पॉजिटिव है। खनन यानी कि विनिर्माण में निगेटिव वृद्धि दर है, विनिर्माण में निगेटिव वृद्धि दर है, और बिजली गैस आपूर्ति अन्य सेवा में जो है पॉजिटिव है, बाकी सब में जो है ऋणात्मक वृद्धि दर है। ठीक है, तो ये जो था दोस्तों हमारा जो है इकोनॉमी का 4th लेक्चर था। ठीक है, अगर आपको लगा है कि स्पीड थोड़ी ज़्यादा है तो स्पीड नेक्स्ट लेक्चर में कम कर दी जाएगी। थोड़ा जल्दी बोलने की वजह से थोड़ा लैंग्वेज भी इधर उधर हो रही है, मगर इतनी चीज़ क्लियर है कि आपको जो है चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। और अगर कोई भी कमी है तो वो आप हमें बता सकते हैं, हम उसी अकॉर्डिंग जो है उसी के अकॉर्डिंग जो है वीडियो बनाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।